ईसीटी का खोज कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो बेनी और सर्लेटी नामक साइंटिस्ट थे, वही किए थे। के बाद पूछा जाएगा ईसीटी का टाइमिंग कितना होता है देने का पेशेंट को? तो हम लोग बोलेंगे कि 0.7 to 1.5 सेकेंड होता है ईसीटी का टाइमिंग, जो कि पेशेंट को दिया जाता है। 3 मेडिकेशन होते हैं जो कि ईसीटी में यूज में लिए जाते हैं। मसल रिलैक्सेंट के लिए दिया जाता है सक्सेनाइल कोलिन, एनेस्थेसिया के रूप में दिया जाता है सोडियम थायोपेंटोन को, और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट का। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ईसीटी के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी क्या होता है, किस पेशेंट में ईसीटी दिया जाता है, कितने टाइप्स का होता है देने का, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, किस पेशेंट में ईसीटी नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ईसीटी। उसके बाद इसके फेजेस को जानेंगे, ईसीटी में कितना वोल्टेज करंट दिया जाता है, क्या टाइमिंग होता है ईसीटी देने का, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। सबसे पहले जानेंगे ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। कन्वर्जन कहने का मतलब कि सीजर, जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिसके थ्रू ब्रेन में कन्वर्जन सीजर जनरेट होता है, उसको बोल दिया। और थेरेपी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक प्रोसेस है। ईसीटी जो दिया जाता है ये एक प्रोसेस है, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। नंबर 1 दीजिएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीटी। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। ईसीटी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन कि ईसीटी कौन और कब डिस्कवर किया था। तो लिखिएगा कि इट इज़ डिस्कवर्ड बाई बेनी एंड सर्लेटी। बेनी और सर्लेटी दो साइंटिस्ट थे जो कि मिल के ईसीटी को खोज किए थे 1938 में। ये इसका टाइमिंग पूछा जाता है कि ईसीटी को कब खोजा गया था। ईसीटी कब आया था? तो 1938 में ईसीटी को खोजा गया था। कौन खोजे थे? तो बेनी एंड सर्लेटी, डबल एन है। बेनी एंड सर्लेटी क्या किए थे? ईसीटी का खोज किए थे। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग ईसीटी के बारे में इंट्रोडक्शन में ही जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी है दिया जाता है, यहाँ पर पेशेंट के झटका दिया जाता है, शॉक। तो इसका दूसरा नाम होता है शॉक थेरेपी। तो लिखिएगा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज शॉक थेरेपी। इट इज ऑल्सो नोन एज शॉक थेरेपी। इसको शॉक थेरेपी क्यों बोला जाता है? क्योंकि पेशेंट को शॉक प्रोवाइड किया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग शॉक थेरेपी। या फिर इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रो शॉक थेरेपी। तो इलेक्ट्रो आप लोग जोड़ लीजिएगा। अनदर नेम ईसीटी का क्या है? तो शॉक थेरेपी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा नाम क्या है, तो बताएंगे शॉक थेरेपी। उसके बाद लिखिएगा कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट और इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट। अब ये सोमैटिक ट्रीटमेंट क्या होता है? तो सोमैटिक रिलेटेड, सोमा वर्ड है रिलेटेड टू बॉडी। हमेशा जहाँ पर भी सोमा है हम लोग क्या बोलेंगे कि बॉडी से रिलेटेड है। ईसीटी हम लोग बॉडी पर ही देते हैं, पेशेंट के हेड पर देते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल ट्रीटमेंट मतलब कि बॉडी से रिलेटेड है, शरीर में सटा कर देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है सोमैटिक ट्रीटमेंट। यहाँ से क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में बनता है कि ईसीटी क्या सोमैटिक ट्रीटमेंट है, ट्रू या फॉल्स। तो हम लोग बोलेंगे ट्रू, सोमैटिक ट्रीटमेंट होता है, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट। इसको याद रखिएगा। ये हो गया बेसिक चीज़ हम लोग के इंट्रोडक्शन ऑफ ईसीटी। सेकंड पॉइंट लिखिएगा डिफिनेशन ऑफ ईसीटी।
ईसीटी का क्या डिफिनेशन है? डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाएंगे। इट इज़ अ ट्रीटमेंट, ये क्या है? एक ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट इन विच ECT is a treatment. It is a treatment in which grand mal seizure artificially generated ये टी है, generated to the patient brain by applying electrode to the patient on head। ये है ईसीटी का डिफिनेशन। इसको याद कीजिएगा, हम याद करवाते हैं कैसे। ईसीटी क्या है, इसका डिफिनेशन क्या बनता है? तो बोलेंगे कि ईसीटी क्या एक ट्रीटमेंट है। बताएंगे कि किस पेशेंट को ईसीटी दिया जाता है। अभी हम लोग डिफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है ईसीटी। तो ईसीटी इज द ट्रीटमेंट, ये क्या है? ट्रीटमेंट है इन विच, जिसके अंदर ग्रैंड माल सीजर आर्टिफिशियली तरीका से जनरेट किया जाता है। आर्टिफिशियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मैन मेड तरीका है, ईसीटी किसी के द्वारा बनाया गया, इसलिए बोलते हैं इसको आर्टिफिशियल। यदि ये नेचुरल रहता है, यानी कि प्राकृतिक के द्वारा रहता, तो इसको बोलते हैं हम लोग कि नेचुरली जनरेटेड। लेकिन ये नेचुरल का नेचर के द्वारा जनरेट नहीं है, मैन मेड द्वारा ईसीटी बनाया गया है, उसको हम लोग यूज में ले रहे हैं, इसलिए इसको बोल दिए आर्टिफिशियली जनरेटेड टू द पेशेंट। ये जो ग्रैंड माल सीजर आ रहा है आर्टिफिशियल तरीका से, किसको आ रहा है भैया? तो पेशेंट को आ रहा है। पेशेंट के कहाँ पर आ रहा है? तो ब्रेन में आ रहा है। कैसे आ रहा है? तो अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रोड, पेशेंट के ब्रेन पर, हेड पर अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए आता है। इसका हिंदी लिखिएगा कि ईसीटी का क्या? तो ईसीटी एक ट्रीटमेंट है जिसके अंदर ग्रैंड माल सीजर को आर्टिफिशियल तरीका से जनरेट किया जाता है बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रोड ऑन पेशेंट हेड। पेशेंट के हेड पर इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इमेज इलेक्ट्रोड का थंबनेल में भी देखे होंगे, यहाँ पे भी लगा देंगे, देख लीजिएगा कि ये जो इलेक्ट्रोड पेशेंट के हेड पर यहाँ पर दोनों साइड में लगाया जा रहा है, इसे बोला जाता है हम लोग को इलेक्ट्रोड, इसे बोलते हैं। इसे लगाने से क्या होगा कि ग्रैंड माल सीजर इंड्यूस होगा। पेशेंट के अंदर क्या इंड्यूस होगा? ग्रैंड माल सीजर। इसको याद रखिएगा, ये क्या है? तो ये एक सीजर का टाइप्स है। ईसीटी क्यों दिया जाता है? देने का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन बनेगा ना कि ईसीटी क्यों देते हैं भैया, आखिर क्या कारण पड़ा कि ईसीटी देना पड़ रहा है किसी भी पेशेंट को जो कि झटका है, शॉक है? तो बोलेंगे कि वो सीवियर डिप्रेशन में है, जिसका ब्रेन का एक्टिविटी, डिप्रेशन तो ठीक है, ब्रेन का न्यूरल एक्टिविटी डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, उस कंडीशन में ईसीटी दिया जाता है। कब देते हैं? न्यूरल एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से ईसीटी दिया जाता है। ये हो गया इंडिकेशन। अब हम लोग जानेंगे ईसीटी के टाइप्स पहले कि क्या क्या टाइप्स होता है ईसीटी के। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा, टाइप्स ऑफ ईसीटी। कितने टाइप्स के ईसीटी होते हैं? ईसीटी दो टाइप के होता है। एक होता है डायरेक्ट ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। एक होता है मॉडिफाइड ईसीटी। दो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी का मतलब डायरेक्ट दे दिए, मॉडिफाई मतलब मॉडिफाई। लोग सुने होंगे आप लोग कि बोलते हैं कि बाइक को मोटरसाइकिल के इसने मॉडिफाई करवाया, मतलब नया तरीका से बनवा दिया, इसको थोड़ा सा अच्छा डिजाइन में बनवा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडिफाई। डायरेक्ट में क्या होता है, डिफरेंट क्या है डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाई ईसीटी में? तो जो डायरेक्ट ईसीटी है इसमें मसल रिलैक्सेंट, लिखिएगा मसल रिलैक्सेंट
एंड अनस्थेसिया ये दोनों अब्सेंट होता है, जबकि मॉडिफाई में दोनों प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट होंगे बोथ, दोनों क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट होगा दोनों। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाई ईसीटी में क्या डिफरेंट है, तो बोलेंगे कि जो डायरेक्ट ईसीटी है उसमें मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेसिया दोनों अब्सेंट होता है, जबकि मॉडिफाई ईसीटी में मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेसिया दोनों प्रेजेंट होता है। एक डाउट आ रहा होगा कि मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेसिया क्या है, तो आप लोग को बताएंगे जस्ट इसी वीडियो में आगे। मॉडिफाई ईसीटी में मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेसिया होने की वजह से ये मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है। तो पूछेगा मोस्ट कॉमन टाइप क्या है ईसीटी का, तो बोलेंगे मॉडिफाई ईसीटी। अब ये डायरेक्ट ईसीटी में मसल रिलैक्सेंट एनेस्थेसिया नहीं होने के कारण से इसको हम लोग यूज में अब नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इसमें रिस्क होता है फ्रैक्चर का। इसमें क्या है? रिस्क ऑफ फ्रैक्चर होने का रिस्क है। कौन से रीजन? तो लिखिएगा लंबर एरिया। लंबर एरिया जो है हम लोग का, उसमें क्या है? लंबर एरिया में फ्रैक्चर होने का रिस्क है। इसके वजह से डायरेक्ट ईसीटी को यूज में अब नहीं लिया जाता है, पहले लिया जाता था, लेकिन अब मॉडिफाई ईसीटी को यूज में लिया जाता है। ये हो गया टाइप्स। एक और टाइप्स हम लोग पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कहाँ पर लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट दीजिएगा टाइप्स में कि अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, टाइप्स में ही दीजिएगा अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड। प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग एक और टाइप्स होता है, उसमें होता है बाइलेटरल ईसीटी और एक होता है यूनिलेटरल ईसीटी इलेक्ट्रोकन्वल्जन थेरेपी। समझेंगे? बाइलेटरल मतलब दोनों साइड यदि हम इलेक्ट्रोड को लगा रहे हैं, झटका दे रहे हैं, तो ये हो गया बाइलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल का मतलब एक साइड ही लगाएंगे, इसको बोला जाता है यूनिलेटरल ईसीटी। या तो राइट साइड लगाएंगे या फिर लेफ्ट साइड लगाएंगे, लेकिन इसमें भी डाउट होता है कि कौन से पेशेंट को कब लगाएंगे। मान लो किसी का राइट साइड लगा दिया, उसका राइट साइड डैमेज हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले जानेंगे बाइलेटरल ईसीटी क्या है। तो दोनों साइड में लगाते हैं। लगाने का लोकेशन पूछा जाएगा कि कहाँ पे लगाया जाता है, समझना कहाँ पे। इसको बोला जाता है लेटरल कैंथस ऑफ आई, मतलब आँख के जो साइड में यहाँ पर है उसको बोलते हैं लेटरल कैंथस ऑफ आई। यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे और कान भी से जहाँ से शुरू होता है इसको बोलते हैं टारगस ऑफ द ईयर, मतलब कि लेटरल कैंथस ऑफ आई टू द टारगस ऑफ ईयर मिड पॉइंट जस्ट एबव द 2 इंच। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। इमेज से समझना, थोड़ा सा समझा देते हैं इमेज से। ये मान लो कि आँख हो गया, ये तुम्हारा लेटरल कैंथस हो गया। ये बनाते हैं तुम्हारा कान, किडनी बन गया का। मान लो कि ये है तुम्हारा कान, इमेज कर लेना। ठीक, यहाँ से लेटरल कैंथस ले टारगस ऑफ ईयर, यहाँ से लाए मिड पॉइंट से 2.5 इंच करने का मतलब कि 5 सेंटीमीटर ऊपर में इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके यहाँ पर हम क्या करेंगे? ईसीटी को, इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे? प्लेस करेंगे यहाँ पर। इसी को बोला जाता है, लोकेशन पूछा जाता है भैया, तो इसको याद कर लेना। लोकेशन पूछा जाएगा कि बाइलेटरल ईसीटी का लोकेशन क्या है, तो बोलेंगे कि लेटरल कैंथस, इसको कैंथस बोलते हैं। लेटरल मतलब साइड में, लेटरल कैंथस ऑफ आई टू द टारगस ऑफ ईयर मिड पॉइंट। ये क्या है? मिड पॉइंट जस्ट एबव द 2 इंच एबव करेंगे। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोड को प्लेस करेंगे। ये होता है लोकेशन ऑफ बाइलेटरल ईसीटी। समझ लीजिए, आप लोग को लिखवा देंगे हम। उसके बाद यूनिलेटरल का बात है तो हम लोग नॉन डोमिनेंट साइड पेशेंट के देते हैं।
जैसे नॉन डोमिनेंट मतलब कि हम यहाँ पर आप लोग को जो भी बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, राइट हैंड से हम लिख रहे हैं, इसका मतलब कि मेरा राइट हैंड जो है वो डोमिनेंट हैंड है। डोमिनेंट मतलब होता है कि जिस हैंड से हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, यूज लेते हैं, बड़ियार जो हैंड है उसको डोमिनेंट साइड बोला जाता है। तो मेरा नॉन डोमिनेंट हो गया लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड हमको ईसीटी देना है। तो लेफ्ट साइड में क्या होता है कि राइट साइड ब्रेन एक्टिव होता है, ये तो पता होगा ना कि राइट साइड मूवमेंट कर रहा है मतलब कि मेरा लेफ्ट साइड वाला ब्रेन एक्टिव है। लेफ्ट साइड हिला रहे हैं मतलब कि राइट साइड वाला ब्रेन एक्टिव है। तो मेरा लेफ्ट साइड नॉन डोमिनेंट हेड है और इसी साइड देना है तो किधर देंगे, इधर देंगे। तो इधर देंगे तो क्या होगा भैया, लेफ्ट साइड है तो इधर का ब्रेन एक्टिव है, तो मतलब कि हम लोग लेफ्ट हैंड वाला पेशेंट को किधर देंगे, राइट साइड देंगे। क्वेश्चन ये बनता है, थोड़ा सा समझो। राइट हैंड मेरा डोमिनेंट हैंड है, राइट हाथ से हम पूरा दुनिया को हिला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मेरा लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है क्योंकि ये उल्टा होता है, कटिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड से, यहाँ से वो इसी तरह से होता है। मेरा राइट साइड का बॉडी वर्क कर रहा है, इसका मतलब कि मेरा लेफ्ट साइड का ब्रेन काम कर रहा है, और लेफ्ट हैंड वर्क कर रहा है, इसका मतलब कि मेरा राइट साइड का ब्रेन काम कर रहा है। तो मेरा राइट हैंड डोमिनेंट हैंड हुआ तो राइट साइड में नहीं ना दे देंगे कि ये पैरालिसिस हो जाएगा, तो फिर दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे कि अपना लेफ्ट साइड वाला में देंगे क्योंकि नॉन डोमिनेंट है। आगे चल के कोई भी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाएगा, कोई भी घटना भी घट जाएगा, इसका साइड इफेक्ट भी होगा, तो मेरा बायां साइड के कोई अंग काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं। दाहिना हाथ मेरा है ना जिंदा, क्योंकि मेरा डोमिनेंट है, इससे हम काम कर लेंगे। तो इस साइड देना है लेफ्ट साइड में, तो मेरा लेफ्ट साइड के लिए कौन सा ब्रेन का एरिया काम कर रहा है, राइट साइड। तो इधर यदि यूनिलेटरल ईसीटी पूछेगा तो बोलेंगे कि पेशेंट का नॉन डोमिनेंट हैंड के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नॉन डोमिनेंट हैंड मतलब कि या तो राइट उसका हो सकता है या फिर लेफ्ट होगा। ये पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डोमिनेंट हैंड है और किसका नॉन डोमिनेंट कौन है। लिखिएगा बाइलेटरल ईसीटी के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग कि लिखिएगा लेटरल कैंथस ऑफ आई टू द टारगस ऑफ ईयर मिडिल पॉइंट, कहाँ पर, मिडिल पॉइंट जस्ट एबव द, यहीं पर लिख लीजिएगा ऊपर में, जस्ट एबव द 2 इंच। क्वेश्चन में लिखिएगा ड्रॉ इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट कर देंगे। यदि पूछे यूनिलेटरल तो नॉन डोमिनेंट साइड, इसको आप लोग याद रखिएगा। एक बार रिवीजन तो हम कराएंगे लास्ट में, इसको थोड़ा समझिएगा डिटेल में। ये हो गया हम लोग के टाइप्स। उसके बाद जानेंगे इंडिकेशन ऑफ ईसीटी कि किन पेशेंट में ईसीटी दिया जाता है, आखिर कौन कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम लोग इंडिकेशन के रूप में मतलब उन्हीं में यूज लेते हैं। ये क्वेश्चन आता है, इंडिकेशन लिखिएगा, इंडिकेशन ऑफ ईसीटी कि कौन से पेशेंट में ईसीटी को यूज में लिया जाता है। नंबर 1 दे के लिखिएगा यहाँ पर, सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट में, सीवियर डिप्रेशन। क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से पेशेंट में हम लोग लेते हैं ईसीटी, मोस्ट कॉमन इंडिकेशन क्या है, यूजेस क्या है। तो जो पेशेंट डिप्रेशन में है उसमें हम लोग मोस्ट कॉमन यूज में लेते हैं ईसीटी को। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी मतलब कि शॉक, ये जो शॉक थेरेपी है किस पेशेंट को देंगे, तो जो सीवियर डिप्रेशन वाला पेशेंट है उसमें देते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं सीवियर केटाटोनिया में, सीवियर कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया एक सीजोफ्रेनिया का टाइप्स है। कैटाटोनिया सीजोफ्रेनिया जो है क्या है, सीजोफ्रेनिया का टाइप्स है जिसके अंदर मोटार मूवमेंट पेशेंट का गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्बेंस देखने के लिए मिलता है, उसको बोलते हैं सीवियर कैटाटोनिया। उस पेशेंट में भी देखा जाता है, दिया जाता है ईसीटी। सीजोफ्रेनिया के टाइप्स लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर ट्रिक आप लोग को बता दे रहे हैं, CPUHDSR,
ये टाइप्स है सिजोफ्रेनिया का, लिख लीजिएगा। CPU कनेक्ट करेगा सार ताकि वीडियो देखाए HD। सिजोफ्रेनिया का साइकेट्रिक प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पर मिल जाएगा, उसको बहुत डिटेल में और ट्रिक से बताए हैं। टाइप्स देखिएगा, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, लेकिन इसमें हम लोग CPU को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बोलेंगे। C का मतलब कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, P का मतलब पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, U का मतलब अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, S का मतलब सिंपल सिजोफ्रेनिया, R का मतलब कि रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया, H का मतलब हेवेफेरेनिक सिजोफ्रेनिया और D का मतलब डिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। ये टोटल सिजोफ्रेनिया का टाइप्स है। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हो गया हम लोग कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के में देते हैं। उसके बाद मेनिया वाले पेशेंट में देते हैं यदि ज़रूरत हुआ तो। मेनिया वाले पेशेंट में BPD बाइपोलर डिसऑर्डर लिख लीजिएगा। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में भी दिया जाता है ECT इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी। ये हो गया इंडिकेशन। क्वेश्चन अब बनेगा कंट्रा इंडिकेशन, किस पेशेंट में बिल्कुल भी ECT नहीं देंगे, बिल्कुल भी ECT नहीं देंगे, कौन से पेशेंट में, उसे बोलते हैं कंट्रा इंडिकेशन। तो सबसे पहले लिखिएगा इंक्रीज ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। किसी भी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है उसमें हम लोग नहीं देंगे ECT। मोस्ट कॉमन कंट्राइंडिकेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कंट्राइंडिकेशन ऑफ ECT बताओ, तो बोलेंगे कि जिस पेशेंट में क्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट में हम लोग कभी भी ECT नहीं देंगे। नॉर्मल होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 से 15 mm ऑफ Hg, 15 mm ऑफ Hg। यदि मोर देन 15 mm ऑफ Hg है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीज है इंट्राक्रेनियल प्रेशर, तब पेशेंट में हम लोग नहीं देंगे। इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम लोग नहीं देते हैं सेरिब्रल हेमरेज में, सेरिब्रल हेमरेज वाले पेशेंट में नहीं दिया जाता है, हेमरेज वाले पेशेंट में नहीं दिया जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में नहीं दिया जाता है। कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में नहीं दिया जाता है। CHF का मतलब कंजस्टिव हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में भी नहीं दिया जाता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है तो नहीं दिया जाता है। कोई भी पेशेंट के अंदर कोई भी मेटल इम्प्लांट है, जैसे किसी भी पेशेंट के अंदर मान लो कि वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है या फिर पेस मेकर लगा हुआ है, कोई भी मेटल जैसे रॉड लग जाता है, फ्रैक्चर होता है, तो उस कंडीशन में भी कंट्राइंडिकेशन होता है। यदि मेटल इम्प्लांट है, मेटल इम्प्लांट है बॉडी के अंदर, इम्प्लांट इनटू द बॉडी, तो देन हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, कंट्राइंडिकेट करेंगे, ECT नहीं दिया जाएगा। ये कुछ टर्म्स कंडीशन है कंट्राइंडिकेशन का। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग जानेंगे ECT के बारे में कि ECT का वोल्ट कितना दिया जाता है, वोल्टेज कितना होता है ECT देने का, इसका टाइमिंग कितना होता है, टाइमिंग। उसके बाद जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी कब कब दिया जाता है, कितना बार दिया जाता है। ये 3 क्वेश्चन और तीनों क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि वोल्टेज ऑफ ECT बताओ, तो बोलेंगे 70 से 120 वोल्ट, 120 वोल्ट, कहीं कहीं 130 भी होता है, 150 भी होता है, लेकिन एवरेज ऑन एन एवरेज याद रखिएगा 70 से 120 वोल्टेज होता है। टाइमिंग याद रखिएगा 0.7 to 1.5 सेकेंड, 0.7 to 1.5 सेकेंड देते हैं। फ्रीक्वेंसी देते हैं 2 to 3 बार, 2 से 3 बार देते हैं पर वीक। अल्टरनेटिव डे, ये 3 चीज़ याद रखिएगा। यदि पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन है कि ECT का वोल्टेज बताओ कितना होता है, ऑप्शन में पूछेगा तो बोलेंगे 70 से 120 वोल्ट होता है ECT का वोल्टेज, मतलब उसमें इतना करंट दिया जाता है, 440 वोल्ट का झटका नहीं लगाते हैं। उसके बाद टाइमिंग पूछे कि क्या टाइमिंग है, कितना टाइम तक देते हैं, 10 मिनट तक ECT देते नहीं ना रहेंगे, तो रहता है 0.7 से लेके 1.5 सेकेंड तक ही दिया जाता है। अब कहेंगे कि जैसे लाइट जल रहा है, 2 को देखना,
लाइट बुत गया, आप स्विच बारे तो बढ़ गया, ये भैया तो 12 ही बुताए में टाइम हो जाएगा, हो सकता है कि ज़्यादा हो जाए। तो ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो ECT दिया जाता है ये कंप्यूटर बेस रहता है। कंप्यूटर में जैसे हम लोग अपना मोबाइल में स्टॉप वॉच सेट करते हैं, उसी तरह से उसमें टाइमिंग रहता है। वोल्टेज सेट कर दिए दाब के टुई टुई टुई, उसके बाद टुई टुई दाब के हम लोग क्या कर दिए, टाइमिंग को सेट कर दिए। किसी भी पेशेंट को 2 से 3 बार देते हैं एक वीक में, अल्टरनेटिव डे, मतलब कि आज दिए तो कल नहीं देंगे, परसों देंगे, फिर परसों दे दिए तो उसके नेक्स्ट दिन नहीं देखे, एक दिन गैप करके देते हैं, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव डे। एक क्वेश्चन और आता है कि किसी भी पेशेंट में 6 से 12 बार ही दिया जाता है, 6 to 12 टाइम्स, उसके बाद हम लोग नहीं देते हैं। मैक्सिमम क्या है, 6 to 12 टाइम ही उसको ECT दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दिया जाता है इलेक्ट्रोकन्वल्सन थेरेपी। इतना कुछ लिख लिए होंगे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग जानेंगे मेडिकेशन यूजेज ड्यूरिंग ECT, नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ECT और साइड इफेक्ट ऑफ ECT। ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। देखिए अब हम लोग जानेंगे मेडिकेशन यूजेज ड्यूरिंग ECT। कौन कौन सा मेडिकेशन है जो कि ECT के दौरान यूज लिए जाते हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मसल रिलैक्सेंट जो मेडिकेशन ECT में लिया जाता है उस मेडिकेशन का नाम बताइए। एनेस्थेसिया के लिए जो मेडिकेशन यूज में लिया जाता है उसका नाम बताइए, और सिक्रेशन के रोकने के लिए जो भी मेडिकेशन यूज में लिया जाता है उसका नाम बताइए। 3 मेडिकेशन यूज होता है ECT में। हेडिंग दीजिएगा मेडिकेशन यूजेज ड्यूरिंग ECT। मेडिकेशन यूजेज ड्यूरिंग ECT। जब भी हम लोग ECT यदि दे रहे हैं किसी भी पेशेंट को तो ये 3 मेडिकेशन होना जरूरी है। ये यूज होता है ECT के दौरान। नंबर 1 लिखिएगा जिसका नाम है सक्सिनाइल कोलिन। क्या नाम है? सक्सिनाइल कोलिन। सक्सिनाइल कोलिन है। ये क्या है? ये सक्सिनाइल कोलिन जो मेडिकेशन है ये क्या करता है? तो ये मसल रिलैक्सेंट है। क्या है? मसल रिलैक्सेंट। मसल रिलैक्सेंट, ये मसल को रिलैक्स करेगा। इसका क्या है डोज? तो देते हैं 0.5 mg पर kg। इसका डोज है 0.5 mg पर kg। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि जो मसल रिलैक्सेंट मेडिकेशन का नाम बताओ जो कि यूज में लिया जाता है ECT के दौरान, तो बोलेंगे सक्सिनाइल कोलिन। इस मेडिकेशन का नाम याद रखिएगा, डोज याद रखिएगा कि 0.5 mg पर kg। यदि कोई भी पेशेंट 60 kg का है तो उसको 30 mg देंगे सक्सिनाइल कोलिन जो कि मसल रिलैक्सेंट है। दूसरा मेडिकेशन आता है थायोपेंटोन। थायोपेंटोन सोडियम। ये एनेस्थेसिया है। एनेस्थेसाइज्ड है। ये क्या है? एनेस्थेसिया है जो कि पेशेंट के पूरे बॉडी को क्या कर देगा? एनेस्थेसाइज्ड कर देगा, मतलब कि सुन्न कर देगा। पूरे होल बॉडी को क्या करेगा? सुन्न करेगा, जिसका नाम है थायोपेंटोन सोडियम। इसको याद रखिएगा। ये दिया जाता है 3 mg। 3 mg इसका डोज होता है पर kg के अनुसार। टोटल बॉडी वेट के पर kg होता है 3 mg। सोडियम थायोपेंटोन, सोडियम थायोपेंटोन बोले फिर थायोपेंटम सोडियम बोलो, बात तो एक ही है। इसका यूज याद रखना क्यों दिया जाता है? तो एनेस्थेसिया का रूप में ये काम करता है। इसका डोज कितना होता है? तो 3 mg पर kg। उसके बाद थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है जिसका नाम है एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या है भैया? तो एट्रोपिन जो है ये काम करता है, रिड्यूस करेगा, टू रिड्यूस द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को रिड्यूस क्यों करेगा? सो डैट
ताकि पेशेंट डू नॉट एस्पिरेट ना हो, एस्पिरेशन ना करे, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को लंग्स में एस्पिरेट ना करें, उसके अंदर लीन ना जाए, इसको रोकने के लिए दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट। इसका डोज लिखिएगा 0.421 mg, इसको याद रखिएगा। ये पर केजी से नहीं होता है, इसको दिया जाता है आईबी दिया जाता है एट्रोपिन को। देखो ईसीटी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि ईसीटी के दौरान बॉडी सिक्रेशन को रोकने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेडिकेशन यूज में लिया जाता है, तो बोलेंगे एट्रोपिन। या फिर पूछेगा कि यूज क्या है एट्रोपिन सल्फेट का, जो कि इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी में क्यों दिया जाता है, तो बोलेंगे कि रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को रिड्यूस करता है, कम करता है। क्यों कम करेगा, ताकि पेशेंट रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को लंग्स में एस्पिरेट ना करे, उससे प्रिवेंट होने के लिए एट्रोपिन सल्फेट को इसमें लिया जाता है। सक्सेनाइल कोलिन का क्या काम है, तो मसल रिलैक्सेंट है, मसल को रिलैक्स कर देगा। नहीं तो यदि मसल पूरा टाइट है और ईसीटी देंगे तो मसल में क्रैक आ जाएगा। उसके बाद सोडियम थायोपेंटोन का क्या काम होता है, तो एनेस्थेसिया है, जो कि पूरे बॉडी को सुन्न कर देगा। ये हो गया हम लोग का मेडिकेशन यूजेज ड्यूरिंग ईसीटी। लास्ट चीज लिखिएगा नर्सेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ईसीटी के दौरान, 3 चीज होता है। एक तो होगा प्री ईसीटी, इंट्रा ईसीटी और पोस्ट ईसीटी। लिख लीजिएगा प्री ईसीटी देने से पहले क्या नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ईसीटी देने के साथ में क्या रहेगा इंट्रा ईसीटी, और देने के बाद क्या क्या नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। प्री ईसीटी में लिखिएगा, जो भी कुछ बोलेंगे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगा, लगेगा कि बोर्ड पर लिखना चाहिए तो लिखेंगे, नहीं तो आप लोग लिखते रहिएगा। प्री ईसीटी देने से पहले नर्स का क्या क्या रोल है उस चीज़ को लिखिएगा। सबसे पहले कंसल्ट लेंगे, पेशेंट के फैमिली होंगे तो उससे लेंगे, पेशेंट से, या पेशेंट मान लो कि पूरा साइकेट्रिक है तो उसके फैमिली से हम लोग कंसल्ट लेंगे। उसके बाद क्या है, तो मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, ईसीजी और ईईजी, तीनों चीज़ मॉनिटर किया जाता है उससे पहले। उसके बाद पेशेंट के जो हेड है शैम्पू से पूरा वॉश कर देंगे। इस चीज़ को लिख लेना, कंसेंट को लिखना, कंसेंट लेंगे, शैम्पू से वॉश करेंगे हेयर को वॉश करेंगे शैम्पू से। उसके बाद क्या करेंगे, वाइटल साइन ईसीजी और ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम और वाइटल, ये तीनों चीज़ मॉनिटर करेंगे। इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट को ईसीटी देने से पहले हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो कंसल्ट लेना जरूरी है, उसका हेयर वॉश करेंगे, वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे। 4 to 6 आवर्स एनपीओ रखेंगे प्रायर टू सर्जरी, प्रायर टू ईसीटी देने से पहले 4 से 6 घंटा पहले पेशेंट को कुछ भी हम लोग नहीं देंगे, उसको नील पर ओरल रखेंगे, मतलब माउथ के थ्रू कुछ भी नहीं देंगे। ये कंसल्ट याद रखना जरूरी है कि प्री ईसीटी में क्या क्या किया जाता है, ये सभी चीज़ें मॉनिटर किया जाता है। इंट्रा ईसीटी में क्या करेंगे, तो ये सभी चीज़ मॉनिटर किया जाता है। इंट्रा ईसीटी में एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पेशेंट के लेग में, कहाँ पर, लेग में कफ बांधते हैं। कौन सा कफ, तो बीपी कफ बांधते हैं। क्यों बांधा जाता है कि यहाँ पर लेग में बांध देंगे बीपी कफ, देन हम लोग ये मेडिकेशन देंगे, सोडियम थायोपेंटोन देंगे तो पूरा बॉडी को सुन्न कर देगा। लेकिन जहाँ पर कफ बन गया है तो उसके आगे नहीं जाएगा, तो इतना दूर मान लो कि खाली बच गया, यहाँ पर एनेस्थेसिया का असर नहीं हुआ, तो इसमें मूवमेंट जारी है। और जे हुई ईसीटी दिया जाएगा, पेशेंट के इलेक्ट्रिक शॉक उसके टेम्पोरल रीजन में प्रोवाइड किया जाएगा, तो यहाँ पर टोनिक क्लोनिक फेज देखने के लिए मिलेगा।
तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि ईसीटी देने के दौरान कफ लेग में क्यों बना जाता है, तो बोलेंगे कि टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ईसीटी। और मेजर करते हैं हम लोग क्या चीज़ का, फेज का। सीजर जो आया उसके ब्रेन में इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ, उसके सीजर यानी कि टोनिक और क्लोनिक जो फेज होता है सीजर का, उस चीज़ को मेजर करते हैं और बीपी कफ को बांधकर, इस चीज़ को याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि हम लोग जब भी किसी भी पेशेंट को, इस जो बोल रहे हैं ना इसको लिखते रहना, जब भी किसी भी पेशेंट को ईसीटी देते हैं तो ईसीटी देने का तात्पर्य शुरू में बताते हैं कि ब्रेन में सीजर को जनरेट करता है। यदि कोई पेशेंट पहले ही से सीजर का मेडिकेशन ले रहा है, अब मेडिकेशन ले रहा है तो उसके ब्रेन में सीजर है और दे दिए सीजर, तो डबल सीजर होकर उसका माइंड ब्लास्ट कर जाएगा। तो किसी भी पेशेंट को यदि ईसीटी देने जा रहे हैं तो उससे पहले सीजर का मेडिकेशन होल्ड करना होगा, नहीं देना होगा। ये हिस्ट्री, जब हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं उस टाइम में पता चलता है, तो ये रोक देंगे इंट्रा ईसीटी में। पोस्ट ईसीटी में हम लोग पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व, इसमें भी वाइटल साइन को, ये सब चीज़ को मॉनिटर करते हैं। उसके बाद पेशेंट को हम लोग ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड। इंट्रा ईसीटी में लिखिएगा इंट्रा ईसीटी के दौरान क्या क्या करते हैं, तो ऑक्सीजन पेशेंट को देते हैं 100% सेचुरेशन वाला, सक्शन उसको रखेंगे वहाँ पर, माउथ गैग देते हैं, माउथ गैग। माउथ गैग क्या होता है, तो यहाँ पर इमेज लगाएंगे, देख लीजिएगा, ये है माउथ गैग का इमेज जो कि प्रिवेंट करेगा टंग को बाइट होने से, क्योंकि ईसीटी देंगे तो ब्रेन में इम्पल्स जनरेट होगा जिसके वजह से हो सकता है कि टंग बाइट हो, पॉसिबिलिटी है। इसलिए टंग बाइट को प्रिवेंट होने से ड्यूरिंग ईसीटी, इंट्रा ईसीटी का मतलब ड्यूरिंग ईसीटी, पेशेंट को हम लोग देते हैं माउथ गैग, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सक्शन देते हैं उसको, 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। उसके बाद ईसीजी और ईईजी कंटिन्यू हम लोग क्या करेंगे, ईईजी और ईसीजी को ऑब्जर्व करेंगे, मॉनिटर करेंगे, यह इंट्रा ईसीटी के दौरान। पोस्ट ईसीटी में ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट के कंडीशन, वाइटल साइन लेंगे, ऑक्सीजन 100% देंगे, साइड लाइन पोजीशन देते हैं। कौन सा पोजीशन देंगे, आफ्टर ईसीटी साइड लाइन पोजीशन, साइड लाइन पोजीशन क्यों देते हैं, तो टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, एस्पिरेशन से प्रिवेंट होने के लिए, प्रिवेंट होने के लिए कौन सा पोजीशन देते हैं, तो साइड लाइन पोजीशन देते हैं। ये हो गया ईसीटी के दौरान नर्सेज का रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट आता है कि साइड इफेक्ट क्या है पेशेंट में, साइड इफ़ेक्ट क्या देखने के लिए मिलता है ईसीटी का, साइड इफ़ेक्ट बताइए ईसीटी का। तो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है हेडेक, हेडेक क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट। उसके बाद होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, नौजिया होगा, पेशेंट को वोमिटिंग होगा, वोमिटिंग। ये है ईसीटी का साइड इफ़ेक्ट। क्वेश्चन अभी एग्ज़ाम में आया था कि ईसीटी देने के बाद पेशेंट में जो एमनेसिया देखने के लिए मिलता है, एमनेसिया का मतलब होता है टेम्पोररी लॉस ऑफ मेमोरी, एमनेसिया का कौन सा टाइप देखने के लिए मिलता है, एमनेसिया का इंट्रोग्रेड एमनेसिया होता है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया होता है, तो कौन सा टाइप देखने के लिए मिलता है, तो रेट्रोग्रेड एमनेसिया, मतलब कि पीछे की चीज़ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो पेशेंट भूल जाएगा, जिसको ईसीटी दिया जाता है। इसको याद रखिएगा। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछे ईसीटी का तो हेडेक होता है, उसके साथ साथ नोजिया भी हो सकता है, मतलब फीलिंग ऑफ वोमिट या फिर अर्ज ऑफ वोमिटिंग को नोजिया बोला जाता है, और जब वोमिटिंग हो ही जाएगा तो उसको तो वोमिटिंग बोला जाता है। ये कंप्लीट हो गया ईसीटी के बारे में। एक बार हम लोग रिविज़न करेंगे ईसीटी के को कि क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़े। जितना कुछ लिखना था समझाना था समझा दिए। एक बार प्लीज़ आप लोग रिवीजन कीजिएगा, जो बोल रहे हैं उस चीज़ को कोशिश हो सकता है तो आप लोग बोलिएगा भी। ईसीटी के इंट्रोडक्शन में जाने की सोमैटिक ट्रीटमेंट इसे कहा जाता है, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको बॉडी से रिलेट करके दिया जाता है।
ईसीटी का खोज कब हुआ था? तो 1938 ईस्वी में हुआ था। किसने किया था? तो बेनी और सर्लेटी नामक साइंटिस्ट थे, वहीं किए थे। डिफिनेशन पढ़े ईसीटी के, उसके बाद हम लोग ईसीटी के डिफिनेशन के बाद टाइप्स पढ़े कि टाइप्स ऑफ ईसीटी। टाइप्स ऑफ ईसीटी में हम लोग पढ़े डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी। डिफरेंट बिटवीन डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी, तो हम लोग जाने कि डायरेक्ट ईसीटी जो है उसमें मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेसिया दोनों अब्सेंट होता है, जबकि मॉडिफाइड ईसीटी में मसल रिलैक्सेंट और एनेस्थेसिया प्रेजेंट होता है। ये मेजर डिफरेंट है डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड ईसीटी में। सेकेंड टाइप हम लोग पढ़े ईसीटी के अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट ईसीटी का भी दो टाइप्स होता है, बाइलेटरल ईसीटी और यूनिलेटरल ईसीटी। बाइलेटरल ईसीटी कहने का मतलब कि जब दोनों साइड ब्रेन के हम लोग इलेक्ट्रोड टेम्पोरल रीजन में प्लेसमेंट करेंगे उसको बोलते हैं बाइलेटरल ईसीटी। यदि यूनिलेटरल की बात करें तो नॉन डोमिनेंट साइड पेशेंट के इलेक्ट्रोड को प्लेसमेंट किया जाता है, इसको बोला जाता है यूनिलेटरल ईसीटी। ईसीटी में पेशेंट को कितना वोल्टेज करंट दिया जाता है? तो 70 से 120 वोल्ट। उसके बाद पूछा जाएगा ईसीटी का टाइमिंग कितना होता है देने का पेशेंट को, तो हम लोग बोलेंगे कि 0.7 to 1.5 सेकेंड होता है ईसीटी का टाइमिंग, जो कि पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा कि ईसीटी में कौन कौन सा मेडिकेशन को यूज़ में लिया जाता है? तो 3 मेडिकेशन होते हैं जो कि ईसीटी में यूज़ में लिए जाते हैं। मसल रिलैक्सेंट के लिए दिया जाता है सक्सेनाइल कोलिन, एनेस्थेसिया के रूप में दिया जाता है सोडियम थायोपेंटोन को, और रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को रिड्यूस करने के लिए दिया जाता है एट्रोपिन सल्फेट का। एट्रोपिन सल्फेट का डोज कितना होता है? तो 3 mg 0.6 या फिर 0.4 to 1 mg दिया जाता है, आईवी दिया जाता है। उसके बाद सोडियम थायोपेंटोन को दिया जाता है 3 mg पर kg। उसके बाद सक्सेनाइल कोलिन को दिया जाता है 0.5 mg पर kg। नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ड्यूरिंग ईसीटी, इंट्रा ईसीटी और पोस्ट ईसीटी? ईसीटी देने से पहले हम लोग नर्स के क्या काम है? कंसेंट लेंगे, हेयर वॉश कराएंगे, उसके बाद मॉनिटर करेंगे ईसीजी, ईईजी, वाइटल साइन को। उसके बाद 4 से 6 घंटा पहले पेशेंट को हम लोग एनपीओ रखते हैं। ड्यूरिंग ईसीटी में पेशेंट के लेग में बांधा जाता है बीपी कफ को, ताकि वहाँ तक एनेस्थेसिया का असर ना पहुँचे। पोस्ट ईसीटी में हम लोग ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखते हैं, ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद साइड लाइन पोजीशन पेशेंट को प्रोवाइड किया जाता है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछा जाएगा ईसीटी को, तो बोलेंगे हेडअप। रेट्रोग्रेड एमनेसिया जो होता है मोस्ट कॉमन नहीं। मेमोरी लॉस का पूछा जाए कि कौन सा मेमोरी लॉस आफ्टर ईसीटी देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन बनने का बहुत सारा बन सकता है, लेकिन मान लो कि क्वेश्चन बना कि ईसीटी किसी भी पेशेंट को देने के बाद कौन सा मेमोरी लॉस का टाइप्स देखने के लिए मिलता है आफ्टर ईसीटी प्रोवाइड टू द पेशेंट, तो हम लोग बोलेंगे रेट्रोग्रेड एमनेसिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग का ईसीटी जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया होगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।